नमस्ते दोस्तों। आपने कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुना होगा या शायद किसी को बोला भी होगा कि अगर तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत है। इस दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें अगर किसी देश के लिए ये कहा जा सकता है तो वो है अमेरिका। पिछले हफ्ते अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया में टेलीविज़न के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका की शैतान जोड़ी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस ने यूक्रेन के हीरो जैसे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अपने घर पे बुलाकर उनकी बहुत बेइज्जती करी दुनिया भर के पत्रकारों के सामने। ऐसा पहली बार हुआ कि दो देशों के प्रमुख के बीच के तू मैं का दुनिया भर में सीधा प्रसारण हुआ। शायद आपने देखा ही होगा, मैंने देखा लाइव। अगर आसान शब्दों में समझाना हो कि आखिर हुआ क्या, तो सोचो कि आप कोई भारी मुश्किल में हो और आप अपने दोस्त जो कि बहुत रसूखदार और ताकतवर है उसके सामने आपने गुहार लगाई कि भाई मेरी मदद करो। उस दोस्त ने आपको अपने घर बुलाया, बोला खाने पर बैठकर बातें करेंगे, समझूंगा कि क्या दिक्कत है और मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। पर जब आप उसके घर गए तो पहले से ही वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और खाना खिलाना या मदद करना तो दूर, उल्टा सबके सामने आपके दोस्त ने आपकी बेइज्जती कर दी और घर से भी निकाल दिया। ठीक इसी तरह ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस पर बातचीत और खाने पे बुलाया, फिर मीडिया के सामने बेइज्जती कर उनको बिना खाना खिलाए व्हाइट हाउस से जाने को कहा। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद अर्नब गोस्वामी जैसे एक अमेरिकी पत्रकार ने अपने स्टूडियो में बुलाकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की फिर से बेइज्जती की। उनको बार बार पूछा कि आप ट्रंप से माफ़ी मांगेंगे कि नहीं। आप लोगों को तो पता है कि पिछले 3 साल से यूक्रेन बहुत मुसीबत में है। उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर रूस ने उस पर हमला बोल दिया है और यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अभी तक अमेरिका इस युद्ध में यूक्रेन की सहायता कर रहा है, पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के झड़प के बाद खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक, हर तरह की सहायता रोक दी है। अब आप पूछेंगे आगे क्या होगा, तो क्योंकि ये हिंदी फिल्म नहीं है दोस्तों, असली ज़िंदगी है, तो आगे होगा शायद ये कि जो अपने हीरो हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, वो अपने पद से या शायद कुछ और से हाथ धो बैठेंगे और शैतान जोड़ी खुशियाँ मनाएगी। आप पूछेंगे अरे ऐसा कैसे, तो आइए समझते हैं। समझने के लिए कहानी शुरू करनी पड़ेगी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दिनों से। ये तो पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की जर्मनी को हराने के लिए अलग अलग विचारधारा वाले देश अपने वैचारिक मतभेद भूलकर एक साथ आ गए थे। जो विजेता खेमा था उसमें पूंजीवादी अमेरिका और कम्युनिस्ट सोवियत संघ दोनों साथ साथ थे, पर साथ साथ होते हुए भी दोनों में भारी कंपटीशन और टेंशन था। युद्ध के आखिरी दिनों में जब अमेरिकी और ब्रिटिश फौजें पश्चिम से और रशियन फौज पूर्व दिशा से जर्मनी की राजधानी बर्लिन की तरफ बढ़ रहे थे, तब भी दोनों में इस बात की रेस थी कि बर्लिन पहले कौन पहुंचेगा और कौन वहां पहले कब्जा जमाएगा। खैर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत होते ही उनके बीच वैचारिक मतभेद, कंपटीशन, लालच, किसको क्या मिलेगा, दुनिया में किसका दबदबा चलेगा, इन सब बातों को लेकर फूट पड़ गई और पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ गई। असल में गुटनिरपेक्ष देशों का एक तीसरा खेमा भी था जिसकी अगुवाई पता है कौन कर रहे थे दोस्तों? हमारे चाचा नेहरू। पर विश्व गुरु मोदी जी के राज में नेहरू जी की तारीफ़ें सुनोगे तो दिक्कत होगी, तो ये कहानी कभी और। अभी वापस चलते हैं दो खेमों के बीच। तो एक खेमा अमेरिका के नेतृत्व में, जिसका 1949 में ऑफिशियल नाम पड़ा नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा खेमा सोवियत संघ के नेतृत्व वाला, जिसका 1955 में ऑफिशियल नाम पड़ा वॉर्सो पैक्ट। अगले बहुत सालों तक पूरी दुनिया को इन दोनों खेमों के बीच चल रहे गुत्थम गुत्ती को झेलना पड़ा और इस गुत्थम गुत्ती का नाम पड़ा शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ कभी आमने सामने होकर नहीं लड़े, पर पर्दे के पीछे से हमेशा रस्साकस्सी करते रहे। इसके कई उदाहरण हैं। कोरियन वॉर 1950, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, वियतनाम वॉर 1955 to 75, अफ़गान वॉर 1979 to 89 और ना जाने कितने सारे उदाहरण। नाम चाहे जो भी हो, कोरियन, वियतनाम, क्यूबन या अफ़गान, उस नाम के पीछे असली रस्साकसी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ही चल रही थी।
पर दिसंबर 1991 में सोवियत संघ भंग हो गया, जिसकी वजह से रूस, यूक्रेन समेत 16 देश अस्तित्व में आए। सोवियत संघ के भंग होने के कुछ महीने पहले ही फरवरी 1991 में वॉर्सो पैक्ट का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। पर ठीक इसके विपरीत नेटो बढ़ता ही गया। जिस संगठन की शुरुआत 1949 में 12 देशों से हुई थी, वो आज के देश में 32 देशों का समूह है। 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के 2 दशक के अंदर ही न सिर्फ वॉर्सो पैक्ट वाले सभी देश नेटो में शामिल हो गए, बल्कि सोवियत संघ से अलग हुए 3 देश जिनको बाल्टिक देश कहा जाता है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, वो भी नेटो में जा मिले। कायदे से तो जब वॉर्सो पैक्ट भंग हुआ था, तो उसके मुकाबले में बने नेटो को अगर भंग नहीं तो कम से कम जहाँ था वहीं रुक जाना चाहिए था। यथास्थिति बनाई रखनी चाहिए थी, स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए था। पर ना, नेटो का लगातार विस्तार होता रहा। रूस और उसकी सैन्य शक्ति से घबराए रहने वाले अमेरिका ने नेटो के लगातार विस्तार के जरिए रूस पर हमेशा दबाव बनाए रखा, और इस वजह से रूस और अमेरिका में हमेशा तनाव बना रहा। ये एक सारांश है अमेरिका और रूस के बीच के संघर्ष का। आइए अब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध कैसे हुआ। 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद अलग होने पर भी रूस और यूक्रेन के बीच के संबंध बहुत घनिष्ठ थे। जैसा कि भारत और नेपाल के लिए बोला जाता है, रोटी बेटी का रिश्ता, तो कुछ वैसा ही या उससे कुछ ज़्यादा रूस और यूक्रेनियन लोगों के बीच में विवाह एक आम बात थी। सारे यूक्रेनियन का कोई ना कोई रिश्तेदार रूस में रहता था, या उसी तरह से रशियन लोगों का कोई ना कोई जानकार या रिश्तेदार यूक्रेन में। यूक्रेन की सारी सरकारें रूस समर्थक और रूस समर्थित रहते थे, प्रो रशिया एंड बैक्ड बाय रशिया। पर दिक्कतें शुरू हुई 2004 के राष्ट्रपति चुनाव के समय, जब चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी उम्मीदवार विक्टर युशचेंको को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। वे बच गए, लेकिन जहर के कारण उनका चेहरा और शरीर विकृत हो गया। खैर, अभी आगे और भी ड्रामा होना था। चुनाव में धांधली के आरोप के बावजूद जब सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार विक्टर यानुकोविच को विजेता घोषित किया गया, तो बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसे ऑरेंज रेवोल्यूशन का नाम मिला, और ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ था। खैर, विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच यूक्रेन के सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी परिणाम को रद्द कर दिया। फिर से चुनाव कराए गए, और इस बार विक्टर युशचेंको चुनाव जीत गए और जनवरी 2005 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। तो 1991 में सोवियत संघ के भंग होने से लेकर 2005 में पहली बार ऐसा हुआ कि यूक्रेन में एक रूस विरोधी राष्ट्रपति बना, और उनके राष्ट्रपति बनने के पीछे ऑरेंज रेवोल्यूशन का हाथ था। और ऑरेंज रेवोल्यूशन के पीछे जैसे माना जाता है कि अमेरिका का हाथ था। तो बात यहाँ भी नहीं रुकी। विक्टर युशचेंको ने जहर देकर उनकी हत्या करने की साजिश के लिए रूस की तरफ इशारा किया, और तो और उन्होंने 2008 में नेटो की सदस्यता के लिए अर्जी डाल दी। ऑफिशियल चिट्ठी लिख के बोला, भैया हमें अपने साथ ले लो। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। हालांकि सोवियत संघ के से अलग हुए 3 बाल्टिक देश पहले ही नेटो ज्वाइन कर चुके थे, पर यूक्रेन की बात अलग थी। सोवियत संघ से अलग होने वाले जो 2 सबसे बड़े और शक्तिशाली देश थे, वो थे रूस और यूक्रेन। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाइए कि 91 में यूक्रेन जब सोवियत संघ से अलग हुआ, तो अमेरिका और रूस के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परमाणु शक्ति था वो। हालांकि बाद में यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार रूस को वापस दे दिए, और रूस, अमेरिका ब्रिटेन से आर्थिक मुआवजे और यूक्रेनी सीमाओं का सम्मान करने के आश्वासन के बदले में परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन कर लिया। पर हम बात कर रहे थे 2008 में यूक्रेन के नाटो ज्वाइन करने की वाली अर्जी के लिए, जो रूस के लिए बहुत बड़े सदमे जैसा था, और इस कारण यूक्रेन में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई, और जनवरी 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में विक्टर युशचेंको बुरी तरह हार गए, और इस बार उनके प्रतिद्वंदी प्रो रशियन विचारधारा वाले विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बन गए। विक्टर यानुकोविच ने चुनाव प्रचार के दौरान और राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ये साफ कर दिया कि यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा। एक और काम किया कि रूस के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्रीमिया में नेवल बेस, जिसको रूस ने लीज पे ले रखा था, उस लीज को 2047 तक बढ़ा दिया, 2047 तक।
इसके अलावा यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के पक्ष में बहुत भारी सेंटिमेंट और सपोर्ट था। सत्ताधारी पार्टी, विपक्षी पार्टी सब एक थे इस मुद्दे पर। 2013 में यूक्रेन के पार्लियामेंट ने भारी बहुमत से इस बात की मंजूरी दे दी, पर अचानक रशियन दबाव में आकर राष्ट्रपति यानुकोविच ने नवंबर 2013 में पलटी मार दी और बोला कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन ज्वाइन नहीं करेगा। फिर क्या था, मच गया बवाल। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिन्हें आज यूरो मैदान प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। बाद में यूरो मैदान प्रोटेस्ट ने रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी का रूप ले लिया, जिसके पीछे भी अमेरिकी हाथ होने की बात की जाती है। 2014 में 18 से 20 फरवरी के बीच राइट पुलिस के साथ झड़प में 100 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए। हालत बहुत ख़राब हो गई। 21 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति यानुकोविच का तख्ता पलट हो गया और वो भागकर रूस चले गए। तो रूस इस तख्ता पलट से भड़क गया। उसको लगता था कि अमेरिका का हाथ है इसके पीछे, और आनन फानन में उसने क्रीमिया, जहाँ पे उसकी नेवी पहले से मौजूद थी, उस पर कब्जा कर लिया और रूस का हिस्सा बना लिया। अप्रैल में रूसी समर्थित अलगाववादी ग्रुप्स ने यूक्रेन के पूर्व में रशिया से लगे हुए डॉनबास रीजन के 2 राज्यों डोनेत्स्क ओब्लास्ट और लुगांस्क ओब्लास्ट के बड़े हिस्से पर कब्जा कर उसे भी रूस में मिला दिया। तो ये थी कहानी रूस और यूक्रेन के 2014 वाले युद्ध की। इसके बाद के वर्षों में रूस और यूक्रेन बातचीत करते रहे, पर किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। डॉनबास में रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेनी सेना के बीच में टकराव जारी रहा, और इसी बीच 2019 में कहानी में एंट्री हुई हमारे हीरो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। समझने के लिए ये सोचिए कि भारत में सब नेताओं से तंग आकर पब्लिक ने कपिल शर्मा को प्रधानमंत्री बना दिया। कुछ ऐसा ही हुआ यूक्रेन के 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में। उस वक्त ज़ेलेंस्की यूक्रेन के एक बेहद चहेते एक्टर और कॉमेडियन थे। उनका एक शो आता था टीवी पे, जिसमें वो यूक्रेन के काल्पनिक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते थे। बहुत सुपरहिट था वो शो। खैर, अब चुनाव में उतरे, खुद को सत्ता और भ्रष्टाचार विरोधी के रूप में स्थापित किया, और यहाँ तक कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने का वादा किया। बस क्या था, वो यूक्रेन के इतिहास में सबसे बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत गए। उन्हें करीब 75% वोट मिले, हर 4 में से 3 वोट, और मई 2019 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। पर इससे पहले वो ज़्यादा कुछ कर पाते, कोविड शुरू हो गया, और कोविड ख़त्म होते ही 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पे ज़ोरदार हमला कर दिया। अब ये लड़ाई पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है, और भले ही रूस और यूक्रेन के बीच हो, पर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नेटो सबकी भागीदारी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन एक और वर्ल्ड वॉर से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेनाएं नहीं भेजी, पर पैसे और हथियार भेजकर यूक्रेन की मदद कर रहे थे अभी तक। इसके अलावा खास ये है कि फरवरी 2022 में जब रूस ने हमला बोला, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन। उन्होंने यूक्रेन की खूब मदद करी, ये जानते हुए कि यूक्रेन को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका जिम्मेदार है। पर 2024 के अंत में अमेरिका में चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अब ट्रंप के बारे में कहें तो कहें क्या। हाँ, 2016 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बनने जा रहे थे और ओबामा की विदाई हो रही थी, तब की बात सुनिए। Like, did you know that last night the #1 trending topic on Twitter was Obama farewell, and the second trending topic, no kidding, was golden showers. अब गोल्डन शावर क्या है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं बता सकता। गूगल और यूट्यूब पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ट्रंप भी बिना मांगे सफाई देते मिल जाएंगे आपको। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि अमेरिका और पूरी दुनिया में कई लोग ऐसा मानते हैं कि रूस के पास और पुतिन के पास ट्रंप के कुछ अतरंगी वीडियोस और जानकारी हैं, और वो ट्रंप को ब्लैकमेल कर सकते हैं या शायद कर रहे हैं। खैर, पर्दे के पीछे का सच जो भी है, पर्दे के सामने जो हो रहा है वो ये कि जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद संभालने के साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस के साथ चल रहे युद्ध को
तुरंत रोकने और अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों के समझौते के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स जो अमेरिका के पास नहीं है, यूक्रेन के पास काफ़ी मात्रा में है और अमेरिका को अपने हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए। तो अमेरिकी पब्लिक को जो सफाई ट्रंप दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तो वो युद्ध रुकवाना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोग मारे जा रहे हैं, और दूसरा कि अमेरिका ने यूक्रेन को 300 से 350 बिलियन डॉलर की जो सहायता दी है उसको वो दुर्लभ खनिजों के समझौते के माध्यम से उस धन को वापस लाना चाहते हैं। तो इसको लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हैं। पहला, यदि आप सही में युद्ध रुकवाना चाह रहे हैं तो क्योंकि इतने लोगों की मौत आपसे देखी नहीं जा रही, तो आप पहले हमलावर को रोकेंगे ना, उस पर दबाव डालेंगे कि बंद करो ये सब, कि आप पहले उसको रोकेंगे जो आत्मरक्षा कर रहा हो और जवाब दे रहा हो हमले का। दूसरा ये कि जो 300 से 350 डॉलर की मदद की बात कर रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं? जो लोग भी हिसाब रख रहे हैं वो बोल रहे हैं ये राशि इससे बहुत कम है। खैर वो सब जो भी है, पर क्या ये समय है सौदेबाजी करने का जब किसी की जान पे बनी हुई है, एक देश का अस्तित्व खतरे में है और ये सब अमेरिका की वजह से हो रहा है? कमाल है। सुनिए ट्रंप क्या बोल रहे हैं। Problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. तो मोटे मोटे शब्दों में ट्रंप बोल रहे हैं कि अगर ज़ेलेंस्की दुर्लभ खनिजों का समझौता नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका इस पचड़े में नहीं पड़ेगा और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, कितने मर रहे हैं। समझ गए? हेलो प्रेसिडेंट ट्रंप, व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर यू? आर यू ह्यूमन एट ऑल? बिकॉज नो ह्यूमन बीइंग इन अ पोजिशन एज हाई एज यू वुड एक्ट इन दिस मैनर. Why are you doing this? Because this is not how you make America great again, I assure you. Is Putin blackmailing you? If so, just give us a signal. You know the universal hand signal for help, right? You're the most powerful person on the planet. You can get lots of help. Please use your brains. खैर, ट्रंप तक मेरी बात पहुंचे या ना पहुंचे, उम्मीद है आप तक मेरी बात पहुंच गई होगी कि अमेरिका जैसा दोस्त अगर है आपके पास तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। स्वर्गीय हेनरी किसिंजर एक जाने माने अमेरिकन राजनीतिज्ञ जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत के विदेश मंत्री के बराबर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे। पता है उन्होंने खुद ने अमेरिका के बारे में क्या कहा था? ये देखिए। मतलब कि अमेरिका की दुश्मनी बहुत खतरनाक है पर अमेरिका की दोस्ती जानलेवा। तो बस अब एक ही प्रार्थना है इस वीडियो को अंत करने से पहले कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भगवान बहुत लंबी उम्र दें, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।